Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Welcome to my channel. So, guys, in the last lecture, we were discussing capital structure meaning and what are the factors which determine the capital structure. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए डिसाइडिंग द प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी. इक्विटी में आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये डिसाइड करना कि प्रपोर्शन क्या होगा डेट का, इक्विटी का और प्रेफरेंस शेयर. ये कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग था. आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर चेंज लाने से, मान लो कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज लाने का मतलब क्या है कि अगर डेट ज़्यादा यूज करते हो तो इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रपोर्शन चेंज हो गया ना. तो डेट के ज़्यादा यूज करने से फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ता है नहीं. फर्म की वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई फर्क आता है या नहीं आता. मान लो अगर हमें ये पता लग जाए कि ज़्यादा डेट यूज करने से या कम डेट यूज करने से फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम चाहे ज़्यादा डेट यूज करें चाहे कम डेट यूज करें, शेयर होल्डर्स को तो उतना ही अर्निंग मिलने वाला है. तो इससे हमारे डिसीजन लेने में काफ़ी फर्क आता है. तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज के अंदर. तो इसके अंदर हमारी 4 थ्योरीज हैं बेटा. वो चारों थ्योरी अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग राइटर्स ने वो थ्योरीज दी हैं. तो पहली जो थ्योरी है वो है नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम थ्योरी. ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर आप छेड़ते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रोपोर्शन को अगर आप चेंज करते हो तो उससे वैल्यू में चेंज आता है. तो इट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर अप्रोच की जो थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये रेलेवेंस की बात करती है. रेलेवेंस मतलब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की रेलेवेंस होती है. दूसरी जो थ्योरी है वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को कम करो ज्यादा करो, उसके अंदर डेट को ज्यादा करो कम करो, वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की वैल्यू सेम बनी रहती है. तीसरी है ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि ये इन दोनों का मिक्सचर है. ये कहती है कि कुछ हद तक, एक लिमिट तक तो फर्क पड़ता है वैल्यू के ऊपर, और एक लिमिट से ज्यादा अगर डेट का यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसका मतलब ये जो लिमिट है, यहाँ तक अगर आप यूज करोगे डेट को तो फर्क पड़ेगा, उस लिमिट से आगे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये दोनों का मिक्सचर है. चौथी जो अप्रोच है वो है मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, एमएम अप्रोच. ये अप्रोच जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को जस्टिफाई करती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का यूज कम या ज्यादा करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इसकी जस्टिफिकेशन थोड़ी सी अच्छी है, तो इसलिए ये एक्सटेंशन है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच. तो पहली अप्रोच जो है नेट इनकम अप्रोच, वो इसको रेलेवेंस थ्योरी भी बोल देते हैं. दूसरी अप्रोच को इररेलेवेंस थ्योरी बोल देते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कम या ज्यादा यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इररेलेवेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर. थर्ड है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कहती है कि कुछ हद तक फर्क पड़ता है, उससे आगे फर्क नहीं पड़ेगा. एमएम अप्रोच भी एक इररेलेवेंट थ्योरी है. तो इन चारों को हम डिस्कस करेंगे 4 लेक्चर्स के अंदर. आज की जो थ्योरी है वो है नेट इनकम थ्योरी. उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा. देखिए, पिछले लीवरेज चैप्टर में अगर आपको याद हो, लीवरेज का हमने चैप्टर किया था. उस लीवरेज के चैप्टर में हमने फाइनेंशियल लीवरेज किया था. फाइनेंशियल लीवरेज बेटा अगर आपको याद हो, आप उसकी वीडियो देख लीजिए. फाइनेंशियल लीवरेज में हमने क्या देखा था, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशनशिप देखा था. ईबीआईटी का ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है और इससे ईपीएस पे क्या चेंज आता है. तो मैंने आपको बताया था कि ईबीआईटी और ईपीएस में रिलेशनशिप बनता है किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से. तो ईबीआईटी में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी में से टैक्स माइनस कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगा.
ठीक है ना। ये इंटरेस्ट जो है वो आपका फिक्स फैक्टर है, ये लीवरेज का काम करता है, ये मैंने आपको बताया था। टैक्स आपने देना ही देना है, और थ्योरीज के अंदर हम टैक्स को कंसीडर नहीं करते, आगे मैं एजम्पशन लूंगा, तो हम सिर्फ इंटरेस्ट को देख रहे हैं। तो हमें ये समझ में आया था कि इंटरेस्ट जो है वो उसके कारण फाइनेंशियल लीवरेज होता है, और जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा फाइनेंशियल लीवरेज उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कहाँ से आता है? इंटरेस्ट आपको देना होता है डिवेंचर से, और डिवेंचर किसका पार्ट है? डिवेंचर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको पता हो तो एक प्रपोर्शन का काम करता है, किसका? प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। तो इसका मतलब अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट को ज्यादा यूज करते हो तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अगर ज्यादा पे करते हो तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा होता है। अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है तो आपको ईपीएस भी अल्टीमेटली ज्यादा मिलता है। अब ये सारी राम कहानी क्या कह रही है कि अगर आपका फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा है तो आपका ईपीएस ज्यादा होगा। ईपीएस ज्यादा होने का मतलब क्या है? शेयर होल्डर को रिटर्न ज्यादा मिलेगी, यही तो हम चाहते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज जब ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि आप इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहे हो। इंटरेस्ट ज्यादा पे करने का मतलब है कि आपने डिवेंचर ज्यादा इशू किए हुए हैं। डिवेंचर ज्यादा इशू करने का क्या मतलब है? कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा है। कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट ज्यादा है तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर डेट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को ज्यादा ईपीएस मिलेगा। शेयर होल्डर को ज्यादा ईपीएस मिलेगा तो शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। शेयर होल्डर की जब वैल्यू बढ़ती है तो अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू बढ़ती है। तो यहां से रिलेशनशिप क्रिएट हो गया ना। यहां से हमें थोड़ा आइडिया मिला है कि डिवेंचर के ज्यादा इशू करने से, डिवेंचर ज्यादा इशू करते हो तो अर्निंग ज्यादा होती है। अर्निंग ज्यादा होगी तो फर्म की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अब ये जो डिवेंचर है ये कैपिटल स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर में डिवेंचर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो हमें थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ज्यादा डेट का यूज करते हो तो अल्टीमेटली फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। और क्योंकि डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट कम देना होता है, डिवेंचर की जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है वो कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, तो अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम आता है। यही तो हम प्रूव करना चाह रहे हैं ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर हम यही प्रूव करते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिवेंचर या डेट ज्यादा या कम होने से क्या वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? अब ये जो ऊपर की जो राम कहानी मैंने आपको बताई है ये आपको लगा होगा कि हाँ सर होता है ऐसा, बट रियल में तीन अलग अलग थ्योरी हैं। एक तो कह रहा होता है, दो कह रही है ऐसा नहीं होता। आपने जो समझाया अभी, जो मैंने आपको समझाया है ना वो सिंपल समझाया है। ये राइटर उसको चैलेंज करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि फर्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। अब हम एक बात और समझ लेते हैं। आपको पता लग गया कि वैल्यू जो है फर्म की वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करनी है? ईबीआईटी पे। क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज में हम कहां से स्टार्ट कर रहे थे बात? ईबीआईटी से स्टार्ट करते हैं ना। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर अल्टीमेटली हमारे पास ईपीएस आता है। इसको हमने बढ़ाना है। हमारे पास हाथ में क्या है? हमारे ईबीआईटी। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी किस पे डिपेंड करता है? आपको अगर याद हो ऑपरेटिंग लीवरेज में हमने लास्ट ईबीआईटी पे छोड़ा था। तो ईबीआईटी डिपेंड करता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की है। आपकी इन्वेस्टमेंट करने से आपकी सेल कितनी हो रही है, उसमें से एक्सपेंसेस घटा करके फिर हमने उसको किया। अब हमने ईबीआईटी जो है ये हमें दी गई होगी और हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दी गई होगी। ये क्वेश्चन में गिवन होगी आपको। अगर आपको याद हो तो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला क्या होता था? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फार्मूला ईबीआईटी डिवाइड बाय वी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है और वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ द फर्म। अब वी जो है वो ये रहा। तो इसका मतलब कंपनी की अगर वैल्यू आपने निकालनी हो तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। वो कैसे निकल जाएगी? ईबीआईटी डिवाइड बाय के, कि फर्म का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है और इसको कैपिटलाइज कर देंगे हम फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मान लो फर्म ने 1 लाख रुपए कमाए हैं
और फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई है 10%। इसका क्या मतलब हुआ, इसको अगर डिवाइड बाय 10% कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 लाख। तो फर्म की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख रुपए। तो इट मीन्स वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, ईबीआईटी पे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन ईबीआईटी। ईबीआईटी इज डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है जी, कोई बात नहीं। इसके आगे देखो, आपको पता है कि ईबीआईटी जो होती है इसमें 3 फैक्टर हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले क्या चला जाएगा, इंटरेस्ट, उसके बाद क्या जाएगा, टैक्स, और लास्ट में क्या बच जाएगा, नेट प्रॉफिट, जो किसको मिल जाएगा, आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर। यही बात है ना। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के 3 कंपोनेंट है। पहला इंटरेस्ट किसको जाएगा, डिवेंचर होल्डर को, टैक्स किसको चला जाएगा, गवर्नमेंट को, नेट प्रॉफिट किसको चला जाएगा, शेयर होल्डर। क्योंकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, टैक्स को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये तो देना ही देना है। इसका मतलब फर्म की जो वैल्यू है वो ईबीआईटी पे डिपेंडेंट है। ईबीआईटी किस में डिवाइड हो रहा है, डिवेंचर होल्डर में और शेयर होल्डर में। तो फर्म की जो टोटल वैल्यू आप निकाल सकते हो वो हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ डिवेंचर होल्डर प्लस वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर निकाल करके। डिवेंचर होल्डर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, शेयर होल्डर की वैल्यू भी अलग से आप निकाल सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि फर्म की जो वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट ऑन ईबीआईटी। ईबीआईटी आपका शेयर होल्डर में और डिवेंचर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से आप फर्म की वैल्यू शेयर होल्डर की वैल्यू और डिवेंचर होल्डर की वैल्यू से निकाल सकते हो। शेयर होल्डर की जो वैल्यू है, शेयर होल्डर को जो आपने डिविडेंड दिया है उसको आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दो। डिवेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट दिया है उसको आप कॉस्ट ऑफ से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये है कि अब हमने ये देखना है, फाइनली मैं आपको ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम 2 ही चीजों को लेकर चल रहे हैं फिलहाल, डेट को और इक्विटी। क्या अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दूं, चेंज करने का मतलब है कि अगर मैं डेट को ज्यादा कर दूं या कम कर दूं तो क्या इससे फर्म की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, क्या फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा। अब देखिए, जब आप थोड़ा सा भी डेट कम ज्यादा करते हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ WACC। थोड़ा सा भी डेट कम करोगे तो VACE भी चेंज होगी। तो अल्टीमेटली थ्योरीज के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, थ्योरीज में हमने ये डिस्कस करना है कि क्या डेट के कम या ज्यादा यूज करने से फर्म की वैल्यू के ऊपर और फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो इसका मतलब डेट ज्यादा यूज करोगे तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर नहीं पड़ता तो इससे हमें ये क्लियर होगा कि डेट चाहे ज्यादा यूज करो चाहे कम यूज करो कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यू सेम रहती है। तो इसके लिए बेटा 4 थ्योरीज आपको दी गई हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी आपकी है नेट इनकम अप्रोच। ये क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को कम या ज्यादा यूज करने से वैल्यू के ऊपर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर फर्क पड़ता है। ये इसकी अपोजिट है, ये कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम रहेगी चाहे डेट ज्यादा यूज करो चाहे कम यूज करो। ये पहले नंबर की, ये दूसरे नंबर की। थर्ड नंबर जो है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच। वो ये कहती है कि एक लिमिट तक तो फर्क पड़ेगा, उसके बाद अगर ज्यादा डेट यूज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी एंड मिलर अप्रोच ये कहती है कि इररेलेवेंस थ्योरी है ये, कि डेट चाहे ज्यादा यूज करो चाहे कम यूज करो वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इन थ्योरीज को बार बार चारों को अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की जो मेन थ्योरी है वो है नेट इनकम अप्रोच। देखिए, ये अप्रोच डिस्कस करने से पहले कुछ अजम्पशन लेके चले हैं ये राइटर, कुछ अजम्पशन आपने लेनी है। वो अजम्पशन क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
ये जम्पशन आप मान के चलते हो तभी ये थ्योरी प्रूव होती है। सबसे पहली जम्पशन है कि आप सिर्फ दो ही फंड का यूज कर रहे हो, दो ही सोर्सेज का यूज कर रहे हो, वो है डेट और इक्विटी। बस डेट यूज करोगे या इक्विटी यूज करोगे, बस दो ही यूज करोगे, और कोई आप प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग कुछ यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम या तो डेट को बढ़ाएंगे या डेट को घटाएंगे। डेट को अगर बढ़ाओगे तो इक्विटी कम हो जाएगी, इक्विटी को बढ़ाओगे तो डेट कम हो जाएगा। रखना इन दोनों में से ही है, कोई टैक्स नहीं है, इसलिए मैंने पहले वो टैक्स वाले ऑप्शन काट दिए थे। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब जो भी आपकी अर्निंग है वो सारी की सारी 100% आप किसको दे रहे हो, शेयर होल्डर। आप रिटेन अर्निंग कुछ नहीं रख रहे, जो भी आपको डिविडेंड, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वो सारे का सारा आप क्या दे रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो शेयर होल्डर को। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो सेम रहेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब कि आपने डिसाइड कर रखा है कि हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इतना होगा और वो चेंज नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो आपने अमाउंट डिसाइड कर रखा है वो चेंज नहीं होगा। फर्म की जो फाइनेंसिंग है वो कांस्टेंट रहेगी। टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट। टोटल फाइनेंसिंग का मतलब आपको कितने पैसे चाहिए थे, मान लो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, ये सेम रहेगी। हालांकि लीवरेज चेंज हो सकता है। लीवरेज चेंज होने का मतलब 10 लाख को आप कैसे इश्यू करोगे, वो डिवेंचर प्लस इक्विटी चेंज हो सकता है रेशियो, कि कभी आप 70% डिबेट कर रहे हो, कभी आप 60% डेट यूज कर रहे हो। वो अगर ये 70 होगा तो ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये इनका रेशियो चेंज हो सकता है बट ये टोटल अमाउंट सेम रहेगा। ईबीआईटी आपका सेम रहेगा क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन कांस्टेंट है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ईबीआईटी भी ग्रो नहीं करेगा, ये भी सेम रहेगा हमेशा। फर्म का बिजनेस रिस्क भी कांस्टेंट है। फर्म का बिजनेस रिस्क का क्या मतलब है? बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि आप जो अपने फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी सेम रहेगी, कोई बिजनेस रिस्क नहीं है आपको। एंड अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिस्क, कि आप चाहे ज्यादा डेट यूज करो, कम डेट यूज करो, कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करो, इससे आपके बिजनेस रिस्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मान लो 90% डेट का यूज करने लगे तो इससे आपकी जो सेल है और जो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसके जो चार्ज हम घटाते थे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ज्यादा डेट को यूज करने से अगर आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ गया है तो भी इससे बिजनेस के रिस्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोटल एसेट कंपनी की दी हुई है आपको और ये चेंज नहीं होंगी, टोटल एसेट्स भी चेंज नहीं होने वाली। अब हम डिस्कस करते हैं इन सारी अजम्पशंस को देख लेने के बाद नेट इनकम अप्रोच क्या है। नेट इनकम अप्रोच जो है वो डेविड डुरैंड ने दी थी। इट वाज गिवन बाय डेविड डुरैंड। इट इज आल्सो कॉल्ड रेलेवेंस अप्रोच। रेलेवेंस अप्रोच भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रेलेवेंट होता है किसके लिए, वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए। इसको याद रखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड रेलेवेंट अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कितना डेट होगा और कितनी इक्विटी होगी, इस बात का जो डिसीजन है, इसका जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत रेलेवेंट है किसके लिए, फर्म की वैल्यू के लिए। अगर ज्यादा डेट का यूज करोगे तो उससे फायदा होगा, फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कम डेट का यूज करोगे उससे शेयर होल्डर की वैल्यू कम होगी, फर्म की वैल्यू भी कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये अप्रोच सीधा मैं आपको शब्दों में बता रहा हूं। नेट इनकम अप्रोच ये कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप फाइनेंसिंग मिक्स को या कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को चेंज करते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर छेड़ते हो, ज्यादा डेट का यूज करते हो, तो उससे आपकी फर्म की वैल्यू में फर्क आएगा। तो इसका मतलब हम ज्यादा डेट का यूज करें अगर, तो हमारी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ज्यादा डेट का यूज करने से फर्म की वैल्यू क्यों बढ़ती है? मैंने आपको बताया था डेट के दो फायदे हैं। एक तो इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट देते हो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो ये जो आपको फायदा होता है, लीवरेज मिलता है आपको, इससे शेयर होल्डर की
प्रॉफिट बढ़ती है, शेयर होल्डर की ईपीएस इंक्रीज होती है। शेयर होल्डर की जब ईपीएस इंक्रीज होती है तो आपको फायदा मिलता है। और दूसरा, जब आप कॉस्ट ऑफ डेट आपका जब कम होता है, तो जब ज्यादा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूज करोगे तो कॉस्ट ऑफ डेट आपका कम है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी कम होती है। यही तो हमें चाहिए। फर्म की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है और कॉस्ट अगर कम हो रही है, तो यही तो हम चाहते हैं। और यही थ्योरी ये प्रूव कर रही है कि ज्यादा डेट का यूज करने से वैल्यू बढ़ती है, कॉस्ट कम होती है, इसलिए हमें ज्यादा डेट का यूज करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, ए चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल लीड टू ए कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज द टोटल वैल्यू। वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, वैल्यू में चेंज आएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी चेंज आएगा। तो इस थ्योरी की कुछ एक्स्ट्रा अजम्पशंस भी हैं। वो जो अजम्पशन चल रही है वो तो चल ही रही हैं, 3 इसकी एक्स्ट्रा अजम्पशन है। पहली अजम्पशन तो ये क्या कह रहा है, कोई टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स कुछ भी नहीं है। दूसरा ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो हम भी स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपको टैक्स की डिडक्शन मिल जाती है प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम, और दूसरा इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। तीसरा ये कहता है कि अगर आप ज्यादा चेंज करते हो लीवरेज के अंदर, मतलब लीवरेज को चेंज करने का मतलब ये है, अगर आप लीवरेज बढ़ाते हो, ज्यादा डेट का यूज करते हो, तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट बदलता नहीं है, सेम रहता है। इसको समझो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आप ज्यादा डेट का यूज करते हो, अगर आप ज्यादा डेट का यूज करोगे तो शेयर होल्डर को भी खतरा होता है ना, क्योंकि रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना ही देना होता है। ज्यादा डेट यूज करने से जो शेयर होल्डर हैं वो भी अपनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं। अगर पहले वो 10% में राजी थे तो अब वो 15% भी कर देंगे, क्योंकि रिस्क ज्यादा है उनका। बट ये थ्योरी क्या कहती है कि ज्यादा डेट यूज करने से ना तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज होती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ना ही कॉस्ट ऑफ डेट चेंज होता, क्योंकि पुराने जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अदरवाइज तो पुराने डिवेंचर, आपने डिवेंचर के तौर पर लोन ले रखा है, दे रखा है, अगर कंपनी और डिवेंचर इश्यू कर रही है तो आपको भी तो खतरा है ना कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट इस थ्योरी के अंदर ये दोनों बातें, ये दोनों की दोनों सेम रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई फर्क पड़ रहा, उसकी कॉस्ट सेम रहती है, ना ही डिवेंचर होल्डर जो पुराने हैं उनको कोई फर्क पड़ता, वो सेम रहता है। कोई टैक्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इसको समझते हैं। मेन ये क्या कहना चाहता है कि क्या कैपिटल डिसीजन जो है वो कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप ज्यादा डेट का यूज करते हो, डेट का अगर आप ज्यादा यूज करते हो, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं कि ज्यादा डेट का यूज करने से कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। और अगर आप डेट का कम यूज करते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट देखो बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ द शेयर कम हो रहा है, वैल्यू ऑफ द फर्म भी कम हो रहा है। अब ये होता कैसे है, इसके पीछे थ्योरी क्या है उसको जरा समझ लेते हैं, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो ये सारी आर्गुमेंट कहां से स्टार्ट होता है, जो आपका इस थ्योरी का आर्गुमेंट है वो कहां से स्टार्ट होता है। आर्गुमेंट बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया था। ये जो थ्योरी है नेट इनकम अप्रोच, ये क्या आर्गुमेंट देती है, ये यूं कहती है कि जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करते हो, मतलब जब आप इसके अंदर डेट को कम या ज्यादा करते हो, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है,
थोड़ा चीप पड़ता है ना, थोड़ा कम आपको रेट देना पड़ता है। अब देखो जब आप डेट ज्यादा यूज करोगे तो इक्विटी आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि दो ही है ना आपके पास, डेट प्लस इक्विटी। थ्योरी के अंदर यही जम्पशन लेके चले थे ना, डेट 10 लाख रुपए आपने लेने हैं तो ये तो 10 ही रहेंगे। अगर आप पहले 5 यूज कर रहे थे और अब आप 5 की जगह 7 डेट यूज कर रहे हो तो ये कम हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो डेट थोड़ा सा चीप पड़ता है आपको, इसके ऊपर कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट, जो कि वेटेड एवरेज है, उसका फार्मूला आपको याद होगा। अब जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कम होने से फर्म की वैल्यू भी चेंज होती है। क्योंकि अगर आपको याद हो फर्म की वैल्यू का मेथड क्या था, EBIT डिवाइड बाय KO। क्योंकि अगर आपको याद हो ये कैसे आया मेथड, क्योंकि KO क्या है, EBIT डिवाइड बाय V। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपको स्टार्टिंग के पॉइंट याद नहीं है दोबारा बताता हूं, कि आपकी फर्म की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, EBIT पे। EBIT में इंटरेस्ट हटा दो क्योंकि इंटरेस्ट तो है ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं टैक्स हटा दो क्योंकि टैक्स तो है ही नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स मना किया हुआ है। तो एक तो इंटरेस्ट चला जाएगा और दूसरा शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये आ गया डिवेंचर और ये आ गया शेयर होल्डर। इसका मतलब EBIT जो है वो दो पार्टी में डिवाइड हो रहा है, डिवेंचर होल्डर में और शेयर होल्डर में। तो फर्म की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी है और डिवेंचर होल्डर की वैल्यू कितनी है। तो शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे निकलेगी कि आपने आपकी अर्निंग कितनी है इसको डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। डिवेंचर होल्डर की वैल्यू कैसे निकलेगी कि आपका इंटरेस्ट कितना है, इसको डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से। तो ये इससे आपके पास आ जाएगी शेयर होल्डर की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं S, इसके पास आ जाएगी डिवेंचर होल्डर की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं V। ठीक है, दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो। फर्म की जो वैल्यू है इसको हम V से डिनोट करते हैं, ये वैल्यू होती है इक्वल टू S प्लस B। S क्या है, शेयर होल्डर की वैल्यू, और B क्या है, डिवेंचर होल्डर की वैल्यू। इसी से निकलेगा ना, फर्म की वैल्यू इससे निकलती है, शेयर होल्डर की वैल्यू क्या है और डिवेंचर होल्डर की वैल्यू क्या है। अब शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे निकलेगी, S कैसे निकलेगा कि आपने अर्निंग कितनी है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स तो है ही नहीं, या फिर यूं कह लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट घटा दो और इसको डिवाइड किससे कर दो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। डिवेंचर होल्डर की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हम डिनोट करेंगे B से। आप इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो और इसको डिवाइड किससे कर दो, कॉस्ट ऑफ डेट से। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हमें ये पता लग गया। तो नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है, स्टार्टिंग में एक ही बात कहती है कि वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो इसके आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चेंज होने से वैल्यू भी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी ये मैंने आपको बता दिया, और वैल्यू कैसे निकलेगी ये भी आपको पता लग गया। क्यों चेंज होगी, जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा डेट का यूज करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाएगी और वैल्यू भी बदल जाएगी। क्यों, वाई। अब आती है मेन बात, क्योंकि डेट जो है ना बेटा, डेट जो है वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, उसकी जो कॉस्ट है ना वो इक्विटी से कम है। कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हमारी अजम्पशन भी थी। अब जब आप ज्यादा डेट का यूज करते हो तो आपकी कॉस्ट जो है वो कम आती है, क्योंकि डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट कम देना होता है। जब ये कॉस्ट कम आएगी तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी कम हो जाएगी, जिसको हम KO बोलते हैं। अब ओवरऑल कॉस्ट जब कम हुई है, और दूसरा आपको ये भी पता है कि डेट का ज्यादा यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होता है। आपने किसमें पढ़ा ये, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट क्या होता है कि जब आप डेट का ज्यादा यूज करोगे तो डेट के ज्यादा यूज करने से आपको जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता, उसकी एक सेविंग होती है, तो उसकी वजह से शेयर होल्डर को फायदा होता है।
तो ज्यादा डेट यूज करने से एक तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई, ज्यादा डेट को यूज करने से शेयर होल्डर को ज्यादा फायदा हुआ, इसलिए उनकी वैल्यू बढ़ गई। और इधर वीएआईसी जब आपका कम हो गया तो उससे फिर आपकी फर्म की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्म की वैल्यू कैसे निकालते हो, ईबीआईटी डिवाइड बाय केओ। जब केओ आपका कम हो जाएगा तो वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है फार्मूले के थ्रू। तो अब हमें पता लग गया कि ज्यादा डेट का, यही तो ये थ्योरी कहना चाह रही है ना। ये थ्योरी क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज अगर करोगे, डेट को अगर ज्यादा यूज करोगे, फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। दूसरी बात, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ेगी। तीसरी बात, जब वीएसीसी कम हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम हो जाएगी, तो ये फार्मूला होता है वैल्यू का, ये वैल्यू ही बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट भी ट्रू है। इसका अपोजिट क्या होगा कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को कम कर दोगे, डेट को जब कम कर दोगे तो वीएसीसी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेट जो था आपका वो चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस था, उसको आपने हटा दिया, आपने ज्यादा इक्विटी यूज की, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी। अब जब आप डेट का कम यूज करते हो, उससे शेयर होल्डर को भी कम फायदा होता है, तो शेयर होल्डर की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको पता है ईबीआईटी डिवाइड बाय केओ इज इक्वल टू वी। जब ये आपका बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी कम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एनआईआर अप्रोच जो है वो कहती है कि लीवरेज का और फर्म की वैल्यू का आपस में बड़ा तगड़ा रिलेशन है। अब इसको अगर हमने डायग्राम में समझना हो तो कैसे समझेंगे? यहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, यहां पे आपका लीवरेज आ जाएगा। लीवरेज का मतलब यूज ऑफ डेट, डेट आप कितना यूज करते हो वो यहां पे आ जाएगा। एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहते हैं चाहे आप कितना भी लीवरेज यूज करो। यही अजम्पशन लेके चले थे ना। देखो आप अजम्पशन देखो, ड्यू टू चेंज इन लीवरेज cost of equity and cost of debt do not change। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? ये आपका डायग्राम हो गया, यहाँ पे आपका लीवरेज आ गया, लीवरेज मतलब यूज ऑफ डेट, यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। कॉस्ट ऑफ डेट जो है सबसे कम है और वो सेम रहता है, तो वो यहाँ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से, वो आ जाएगी यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ओवरऑल क्या है? कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, ये सीधी जाएगी बिल्कुल, इसको बोलेंगे ओवरऑल कैपिटल। तो ये थ्योरी क्या कहती है, जब आप लीवरेज का ज्यादा यूज करते हो, लीवरेज मान लो आपका यहाँ ये है, तो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो सेम रहते हैं, बट ओवरऑल कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। देखो ओवरऑल कॉस्ट आपकी यहाँ कम हो रही है, यहाँ आ गई। और ज्यादा लीवरेज का यूज करोगे, वो यहां से आपकी यहाँ आ गई। और ज्यादा लीवरेज यूज करोगे और कम हो जाएगी। वही तो हम कह रहे हैं कि ज्यादा डेट का यूज करने से फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो कम हो रही है। तो इस डायग्राम को आप याद रखना, क्योंकि फार्मूला आपके पास बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ये फार्मूला क्या कह रहा है, ये आपकी डेट की कॉस्ट है, ये आपकी इक्विटी की कॉस्ट है, और ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट है। ये इसको कभी टच नहीं करेगी। ये आपका डेट है लीवरेज। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ज्यादा डेट का यूज करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कम होती है। ये देखो, ये आप डेट का ज्यादा यूज कर रहे हो, यहां ये कम होती जा रही है। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है, नेट इनकम अप्रोच हमें ये बताती है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो चेंज होते हैं। किसके कारण? मोर लीवरेज के कारण। ज्यादा डेट का यूज करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन की बारी आ गई। क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा।
कैसे आपने स्टार्ट करना है, देखो आप एक कंपनी की आपको ईबीआईटी दी गई है, एक सेकंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। इलस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, एक कंपनी है उसकी आपको ईबीआईटी दी हुई है 3 लाख रुपीस। स्टार्टिंग हमने यहीं से करनी है क्योंकि हमें पता है कंपनी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ईबीआईटी। अब ये क्या है, पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं कि कंपनी के पास जो है 12 लाख रुपए के डिवेंचर है, 12 लाख के 9% डिवेंचर कंपनी के पास है। अब इसने डिवेंचर का तो बता दिया, 9% रेट है, डिवेंचर है 12 लाख के। इक्विटी के बारे में कह रहे हैं कि इक्विटी की जो रेट है वो है 12%। वैल्यू हमें नहीं दी, वैल्यू हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने फर्म की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है, और ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट और वैल्यू हमने निकालनी है, वी से इसको डिनोट कर रहा हूं मैं। और आपको ये भी बता दूं, वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू शेयर होल्डर वैल्यू प्लस डिबेंचर वैल्यू, इसको एस से और इसको बी से। इनकम टैक्स आपने इग्नोर करना है। अब आपने क्या बताना है कि फर्म की वैल्यू क्या आएगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी। अब यहां से चलते हैं, देखो अप्रोच का नाम क्या है, नेट इनकम अप्रोच। एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं, अप्रोच का नाम है नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग आपने निकालना है, तो सबसे पहले हम नेट इनकम ही निकाल लें। ये आपको मैं हिंट दे रहा हूं कि कैसे आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेट इनकम अप्रोच है तो सबसे पहले नेट इनकम ही निकाल लो। ईबीआईटी आपको दिया हुआ है 3 लाख रुपए, नेट इनकम कैसे निकलेगी, इसमें से क्या माइनस कर दें, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपको पता है 12 लाख के ऊपर 12 लाख के ऊपर 9% कितना बनेगा, 1,08,000। ये क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, क्योंकि टैक्स होता ही नहीं है तो ये सारे का सारा क्या है, अर्निंग है। इसको नेट अर्निंग बोल दो ना, क्योंकि टैक्स तो इग्नोर करना है हमने। तो ये सारी की सारी अर्निंग जो है वो क्या हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही हो गया किस्म से। टैक्स है ही नहीं तो ये सारी की सारी अर्निंग शेयर होल्डर की है। तो ये आपका बच गया 1,92,000। अब आपको पता है कि शेयर होल्डर की जो वैल्यू है वो कैसे निकल सकती है। यहां देखो, शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो अर्निंग आपके पास आई है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, शेयर होल्डर की वैल्यू। तो यहां पे आप देखो नीचे, अब इसके आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, 12%। तो वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर या वैल्यू ऑफ इक्विटी कह दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या फार्मूला है, जो अर्निंग आपकी आई है इसको डिवाइड कर दूं किससे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो 1,92,000 को अगर 12% से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर कितनी, 16 लाख रुपीस। इसी तरह मैं वैल्यू ऑफ किसकी निकाल सकता हूं, वैल्यू ऑफ डिवेंचर। वो हमें दी हुई है, कितने के डिवेंचर थे हमारे पास, 12 लाख के। तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 28 लाख। देखो बेटा, मैंने आपको शुरू में बताया था वैल्यू जो फर्म की है वो इक्वल होती है वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर प्लस वैल्यू ऑफ डेट। शेयर होल्डर की वैल्यू का क्या फार्मूला है, अर्निंग कितनी अवेलेबल है उसको इंटरेस्ट काटने के बाद ईबीआईटी माइनस आई डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस बी क्या है, वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ये क्या है, इंटरेस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। क्योंकि ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई फर्म की, 28 लाख रुपीस। क्लियर है। अब आपने ओवरऑल कॉस्ट भी निकालनी है। ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट का क्या मतलब है, के ओ,
उसका अगर आपको फार्मूला याद हो, मैंने आपको बताया था EBIT डिवाइड बाय V। EBIT कितना था? 3 लाख रुपए। वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आई है? 28 लाख रुपए। तो ये कितनी आ गई वैल्यू? 10.71% कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल। क्लियर? तो यहां पे हमने क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया था कि अगर कंपनी की 3 लाख रुपए EBIT हो, ये डिवेंचर हो, ये इक्विटी हो, तो फर्म की वैल्यू निकालो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। तो वैल्यू हमारी आ गई 28 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी आ गई 10.71%। अब राइटर यूं कहते हैं, अब हम कौन सी अप्रोच लेके चल रहे हैं? नेट इनकम अप्रोच ले रहे हैं ना। जब हम नेट इनकम अप्रोच ले रहे हैं तो राइटर क्या कहना चाह रहे हैं? राइटर कह रहे हैं कि आप यूं बताओ मेरे को, हम यही कह रहे थे नेट इनकम अप्रोच में कि अगर ज्यादा डेट का यूज करोगे, डेट अगर ज्यादा यूज करोगे तो फर्म की वैल्यू के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर फर्क आएगा। तो अब हम क्या करके देखते हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको, क्या निकालना है क्वेश्चन में आपको, यहां पे लेके चल रहा हूं मैं कि पहले जो आपका डिवेंचर 9 लाख रुपए था, वो अब कितना करना है आपको? 15 लाख रुपए। 9 से कितना इंक्रीज कर दिया? 15 लाख रुपए। EBIT वही सेम रहेगा क्योंकि हमारी एजम्पशन यही थी, 3 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमारी वही सेम रहेगी 12%, वो भी चेंज नहीं होगी। अब आपने क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ द फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगर डेट ज्यादा यूज करोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द फर्म कम हो जाएगी। चलिए कैलकुलेट करके देखें वही फार्मूला, क्योंकि नेट इनकम अप्रोच है तो पहले नेट इनकम निकाल लो। EBIT कितना है? 3 लाख रुपए, लेस कर दो इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर देना पड़ेगा? 15 लाख रुपए के ऊपर। कितने परसेंट पे? 9%। 15 लाख का 9% करोगे तो 1,35,000। तो आपकी अर्निंग कितनी आ गई जो शेयर होल्डर को अवेलेबल होगी? 1,65,000। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया हुआ है 12%। तो क्या वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकाल सकते हो? वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी आ जाएगी? 1,65,000 को अगर 12% से डिवाइड कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 13,75,000। ये क्या आ गई? वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ डेट। डेट हमें दिया हुआ है 15 लाख रुपए। बी, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज इक्वल टू एस प्लस बी। 13.75 लाख प्लस 15 लाख कितना आ गया? 28,75,000। पहले कितना था? 28 लाख। अब कितना आ गया? 28.75 लाख। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो गई ना। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी देख लेते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या फार्मूला होता है? EBIT डिवाइड बाय V। EBIT कितना है? 3 लाख रुपए। V कितना आया? 28,75,000। ये कितनी हो जाएगी? 10.43। तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमें पता लग गया। वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ गया? 28,75,000। कितना? 28,75,000। और कॉस्ट कितनी आई? 10.43। अब एक चीज और देखो, थर्ड एग्जांपल लेके चलो। अब हम क्या करके देखेंगे कि वैल्यू ऑफ द फर्म को अगर आप डिक्रीज करते हो, डिवेंचर को अगर आप डिक्रीज करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा। यहां पे अब मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड केस लेके चल रहा हूं। डिवेंचर मेरे पहले जो हमारे 12 लाख थे, अब मैं उसको कितना कर रहा हूं? 10 लाख। ये 9% ही रहेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगी, EBIT सेम रहेगी। क्योंकि नेट इनकम अप्रोच है तो नेट इनकम निकाल लो। EBIT कितनी है? 3 लाख रुपए। लेस कर दो इंटरेस्ट।
10 लाख के ऊपर 9% इंटरेस्ट का कितना बन जाएगा? 90,000। 2,10,000 क्या हो गया? अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया हुआ है 12%। तो क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इससे इसको डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी? 17,50,000। ये आपकी क्या आ गई? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। वैल्यू ऑफ डेट आपको दिया हुआ है कितना? 10 लाख रुपीज। वैल्यू कितनी होगी? 27,50,000 रुपए। वैल्यू कम हो गई ना, स्टार्टिंग में 28 लाख थी, अब कितनी रहेगी? 27,50। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो, ये फार्मूला है। 3 लाख को डिवाइड कर दो 27,50,000 से, कितना आ जाएगा? 10.91%। तो अगर आप देखो इन तीनों को मैं यहां दिखा रहा हूं आपको। पहले केस में हमारी ईबीआईटी कितनी आई थी? यहाँ पे देखो आप, ये रही। पहले केस में हमारी ईबीआईटी आई थी, वैल्यू आई थी 28 लाख रुपए। कॉस्ट कितनी आई थी? तो मैं इसको यहीं लिख देता हूं। तो पहले केस में हम जब हमने 10 लाख का डेट यूज किया था, 12 लाख का, 12 लाख हमारा जब डेट था, तो हमारी वैल्यू कितनी थी? 28 लाख रुपए। और ओवरऑल कॉस्ट कितनी थी? 10.71%। सेकंड केस में हमने 12 लाख की बजाय कितना यूज किया? 15 लाख। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई थी? 28,75,000। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आ गया था? 10.43%। और थर्ड केस में हमने जब 12 लाख की बजाय 10 लाख का डेट यूज किया, तो हमारी वैल्यू कितनी आई? 27.5 लाख। और हमारी ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई? 10.91। तो हमारी अप्रोच यही तो कह रही थी कि जब आप डेट को ज्यादा यूज करोगे, या ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बढ़ जाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म तो बढ़ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। ये देखो 10.71 से कितनी होगी? 10.43। और दूसरा, अगर आप डेट का कम यूज करोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी कम हो जाएगी, 28 से कितनी होगी? 27.5। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी बढ़ जाएगी, कितना? 10.91%। तो इसको हम यूं दिखा सकते हैं, यहां आपकी कॉस्ट ऑफ डेट होगी, कितनी थी वो? 9%। यहां आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई, और ये आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट हो गई। तो जैसे ही आपने डेट को ज्यादा यूज किया, वो आपकी कम होती है। डेट को कम यूज करोगे बढ़ जाएगी, डेट को ज्यादा यूज करोगे कम हो जाएगी। यहाँ पे आपका डेट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये थ्योरी काम करती है। सिंपल सी थ्योरी है, आपने सिर्फ यही याद रखना है कि नेट इनकम अप्रोच आपको क्या कह रही है कि जब आप ज्यादा डेट का यूज करोगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कम हो जाएगी। ये केस आप देख लेना, वही सेम केस है, इसमें मैंने फिगर्स चेंज किया है बस, इसको आप देख लेना। तो पहले आप 12 लाख यूज कर रहे थे, अब 15 लाख यूज कर रहे हो, फिर 10 लाख यूज कर रहे हो। तो ये सब कुछ आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, वही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ डाला है। जब आप 12 लाख रुपए यूज करते हो तो वो ये केस है, 15 लाख में ये केस है, और 10 लाख में ये। ईबीआईटी आपकी सेम रहेगी, चेंज नहीं हो रही। ये आपका इंटरेस्ट है, ये चेंज हो रहा है। ये आपकी अर्निंग आ गई, इसको डिवाइड कर देंगे 12% से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एस आ जाएगा। इसी तरह डेट की वैल्यू आपको दी हुई है, और ये आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म हो गया, इन दोनों को प्लस करके। वही सेम जो पहले किया हमने। ये वैल्यू ऑफ द फर्म 28 लाख आई,
ज़्यादा डेट का यूज़ करोगे बढ़ गई, कम डेट का यूज़ करोगे कम हो गई। अल्टीमेटली आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है। तो ज़्यादा डेट का यूज़ करने से वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ द फर्म कम होती है। देखो 10.71 से 10.43 हो गई। कम डेट का यूज़ करने से वैल्यू ऑफ द फर्म कम होती है, कॉस्ट ऑफ द डेट बढ़ती है। 10.71 से 10.91 हो गई, 28 लाख से 27.5 लाख हो गई। तो फाइनली मैं आपको फिर बता रहा हूं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम थ्योरी क्या कहती है? कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने से, मतलब डेट को कम या ज्यादा यूज करने से फर्म की वैल्यू में फर्क आता है। फर्म की वैल्यू में फर्क आने से साथ साथ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होती है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई भी आपका डाउट हो प्लीज कॉन्टेक्ट मी।